वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? अगर आवाज क्लियर आ रही होगी तो जल्दी जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनायक, श्रृंखला, चिराग, उषा, सनिका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाओ और अपनी अटेंडेंस लगाओ। फटाफट लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हुए लाइक करो, अटेंडेंस लगाओ। यस यस यस। अच्छा, अभी यहाँ पे अटेंडेंस लगाइए सभी ने। चलिए, चलो फटाफट अटेंडेंस लगाओ। ये हुआ ना? यस, लाइक करके अटेंडेंस लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर इंफॉर्मेशन आज दे देता हूं। हमारा जो जीएसटी का आरआर बैच है, आरआर यहां पे थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं। ठीक है, आरआर फॉर जीएसटी। ये आरआर क्या है? रैपिड रिवीजन। ये आरआर क्या है? रैपिड रिवीजन। ठीक है, जीएसटी। तो इस बार आपको टैक्स में अबो 80 लेना है ना? कहो जोरदार मेरे साथ, इस बार 80 पार। और सारे सब्जेक्ट में आपको अबो 80 लेना है। और इसके लिए वी स्मार्ट आपके साथ है और कि वी स्मार्ट के सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली यहाँ पे आरआर रिवीजन बैचेस में आ रहे हैं। तो देखिए, ये मैं आरआर रिवीजन बैच जो लूंगा, ये आरआर रिवीजन बैच हमारी चार्ट बुक से होगी, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज चार्ट्स अच्छे से बना के दिए हैं। सुनिए ध्यान से, चैप्टर वाइज चार्ट ओके मैंने बहुत अच्छे से बना के दिए हैं आपको। ये चार्ट बुक जो है आपको पीडीएफ कॉपी में मैं यहाँ गिव अवे में दे रहा हूँ, मतलब टोटली फ्री दे रहा हूँ। और ये चार्ट बुक जो है आपको आपके लॉगिन में मिलेगी। आपके लॉगिन में यानी vsmartacademy.com पे आपका जो लॉगिन होगा, जिसमें आपको ये कोर्स बाय करना पड़ेगा। आप ये कोर्स कैसे बाय करोगे? तो आपको ये जो कोर्स बाय करने के लिए मैंने हमारे वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मस्ट वॉच गिव अवे करके एक वीडियो डाला हुआ है। उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताई हुई है। उसमें आपको यहाँ पे लॉगिन कैसे क्रिएट करना है और चार्ट बुक कैसे मिलेगी वो मैंने दिया। और ये चार्ट बुक आपको मटेरियल कंटेंट में मिलेगी। साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वहाँ दी गई है। तो हर सब्जेक्ट का हमने आरआर बैच का टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, जिससे आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हो और उस टेलीग्राम ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे। साथ साथ में इस वीडियो होने के बाद, ये वीडियो होने के बाद मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो अटैच कर दूंगा, जिसमें मैंने वी स्मार्ट एकेडमी पोर्टल पे आपने किस तरह से लॉगिन बनाना चाहिए वो भी मैं वो जो जिसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अभी नहीं है पर इस वीडियो होने के बाद मैं दे दूंगा। वहां से आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड, चार्ट बुक की हार्ड कॉपी यानी फिजिकल कॉपी आपको अगर चार्ट बुक की अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो चार्ट बुक की फिजिकल कॉपी जो है यहाँ पे आपको बाय करना पड़ेगा vsmartacademy.com से। साथ साथ में मैं यहाँ क्वेश्चनर भी यूज करने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चनर है, अगेन सिमिलर प्रोसीजर। क्वेश्चनर जो है आपको पीडीएफ नहीं, डिजिटल बुक लिंक मिलेगी। क्वेश्चनर की डिजिटल बुक लिंक आपको मिलेगी। साथ साथ में यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अच्छा नोट्स अपलोड नहीं हुआ है लॉगिन में। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी आज एक बार चेक कर लेता हूँ। आज तो हमारा बेसिक टॉपिक है तो एक बार मैं चेक कर लूँगा आज। ठीक है, और क्वेश्चनर भी फिजिकल कॉपी हमारे वी स्मार्ट एकेडमी से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर ये लॉगिन से आपको डिजिटल लिंक डाउन चेक करनी पड़ेगी।
वहां पे मैं अटैच कर दूंगा। और नेक्स्ट आपको फिजिकल कॉपी बाय करनी है तो vsmartacademy.com से अभी मैंने क्वेश्चनर बहुत कम प्राइस पे गिव अवे स्कीम में रखा हुआ है। चलिए और ये मेरा लेक्चर 01 है। लेक्चर 00 इसके पहले हो गया था। ओके, वो भी आपको वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। लेक्चर 00 में हमारा ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 10-15 मिनट का हमने उसमें रिवीजन किया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लॉगिन में शो नहीं हो रहा है तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ और इमीडिएट क्लास होने के बाद मैं अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेता हूँ। और टेलीग्राम लिंक भी आपको लॉगिन में मिलेगी, टेलीग्राम लिंक भी आपको लॉगिन में मिलेगी। डन। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करें। आर यू रेडी? सब कनेक्टेड है? ओके चलो, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ये जीएसटी में आपको यहाँ पे सीए इंटर या सीएमए या सीएस, ओके, वो भी स्टूडेंट जो सीएमए कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं वो ये बैच कर सकते हैं। आपको जीएसटी में जो है टोटल मैं यहाँ पे 14 चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ। सर क्या? हाँ, 14 चैप्टर्स में यहाँ कवर करने वाला हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, उसके बाद में ओके चार्ज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, एक चार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का होगा जो हमने लेक्चर 00 में स्टार्ट किया था। ओके, उसके बाद में यहाँ पे चार्ज एंड एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, नेक्स्ट रिवर्स चार्ज एंड ईसीओ, इसको भी बहुत अच्छे से हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन लेवी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एग्जम्पशन, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस एंड रिटर्न। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ा स्टार्ट में लिंक लगाने के लिए ये पहले 2 चैप्टर यहाँ पे मतलब लेवी और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कवर कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं जो टॉपिक आपके इतने स्ट्रांग नहीं है या आप छोड़ देते हो, ये टॉपिक पे हम ओके बाद में शिफ्ट हो गए रिवीजन के लिए, जैसे रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स पे हम रिवीजन के लिए शिफ्ट हो गए। इसको मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लूंगा। ठीक है, एंड फिर मैं रिमेनिंग टॉपिक एक एक टॉपिक उठाऊंगा, जैसे रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन लेवी, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। यानी हमारा जो सीक्वेंस होगा ऐसे टॉपिक वाइज नहीं होगा जैसे ये सीक्वेंस में दिया गया है। मैं यहाँ पे सिर्फ आज जो है सप्लाई कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद में वो टॉपिक्स पहले लेने वाला हूँ। जनरली आप वो टॉपिक्स इग्नोर कर देते हो या आपको वो टॉपिक्स थोड़े बहुत हार्ड जाते हैं या वो टॉपिक्स जो है आपका रह जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, टैक्स इनवॉइस हुआ। ओके, ये मैं टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लूंगा। तो चलिए, हमें जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट करना है। एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करने। ठीक है, चलिए तो इस बार 80 पार। तो हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। ठीक है बेटा, तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, इसमें से कुछ पार्ट तो हमने कल लिया था 10-20 मिनट, लेक्चर 00 में वो कवर्ड है। ठीक है, चलो 2 मिनट फिर हम कंटिन्यू करते, 2 मिनट बेटा बस, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है क्लियर? सॉरी बेटा, वॉइस नहीं था। चलिए, तो हमने लेक्चर 00 में यहाँ पे टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने जीएसटी एक्ट है, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ जीएसटी एंड टैक्सेस टू बी सबस्यूम इन जीएसटी। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने ऑलरेडी एक बार जीएसटी पढ़ा हुआ है, मेरे पास क्लास लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, लेकिन आपको अगर ये रिवीजन समझती है तो वो केस में जस्ट ये चार्ट बुक और मेरा क्वेश्चन यार इतना ही रीड करो, बाद में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रीड करने की जरूरत नहीं है। आपका एंटायर सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा और इसके लिमिटेड टाइम में आपका सब कुछ हो जाएगा। हमने लेक्चर 00 में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखे थे, कौन से टैक्सेस सबस्यूम है, कौन से टैक्सेस सबस्यूम नहीं हुए। चलो अब थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट बेटा, यहां पे टैक्सेस ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स, ड्रग्स और नार्कोटिक्स, और उसके बाद में टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट। ये दो स्पेशल गुड्स ऐसे है कि जिसके ऊपर यहां पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज भी लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स और नार्कोटिक ड्रग्स, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज लगता है एज वेल एज जीएसटी भी लगता है। स्टेट एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। और 5 ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ओके, इसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी अभी नहीं लगेगा जब तक जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं आएगा। इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कहा जाता है। दूसरा आपने ये देखा था टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। थोड़ा इसको और सिंपल वे में आपको समझा देता हूं तो समझना आपके लिए आसान होगा। चलिए, अगर मैं इसको एक छोटे से चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, जस्ट मिनट बेटा। हाँ, एक चार्ट अभी मैंने हाँ, किसी को अगर बाद में स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके, एक चार्ट जो है मैंने बनाया था। देखो टैक्सेबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओपीएम, नार्कोटिक्स, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट में ऐसा कंफ्यूजन होता है किसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज है और किसके ऊपर जीएसटी है। तो टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इन स्पेशल केसेस, अब मैं आपको ये बता दूं, गुड्स, ऐसे गुड्स जो टोटली आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी है, यानी जिसपे जीएसटी लगेगा ही नहीं, मतलब जिसके ऊपर एक्साइज या वैट या सीएसटी लगेगा, ऐसे कौन से गुड्स है? ओके, तो 5 ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर यहां पे एक्साइज लगेगी और वैट सीएसटी लगेगा और बिल्कुल जीएसटी नहीं लगेगा। तो पहले दिमाग में फिट कर दो, 6 गुड्स ऐसे है जिसके ऊपर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगेगा। एक है पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा यहाँ पे मोटर स्पिरिट या एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा। ध्यान सुनिएगा, ये गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे आपका क्या लगेगा? सेंट्रल एक्साइज लगेगा। और उसके बाद में अगर आप सेल करते हो, इंट्रास्टेट सेल करते हो तो वैट लगेगा, और इंटरस्टेट सेल करते हो तो सीएसटी लगेगा। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा, आई रिपीट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो मैन्युफैक्चरर पे स्टेट एक्साइज लगेगा और सेल पे वैट और सीएसटी लगेगा। तो ये 6 कैटेगरी है जिसके ऊपर एक्साइज और वैट सीएसटी लगता है। चलो, इसे जीएसटी में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। चलो, यहां तक बात हमारी पूरी हुई। अब कुछ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। कम ऑन, ध्यान सुनना, एक्साइज भी लगता है और जीएसटी लगता है, लेकिन जहां जीएसटी लगता है वहां वैट और सीएसटी नहीं लगता। बोलो मेरे साथ, जहां जीएसटी लगता है वहां वैट और सीएसटी नहीं लगेगा। तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे सिगरेट वगैरह होगा तो मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा और उसके सेल पे
या सप्लाई पे इंट्रा होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और इंटर होता है तो बेटा आईजीएसटी लगेगा। और दूसरा ओपीएम और नारकोटिक्स, ओपीएम और नारकोटिक्स यानी चरस गांजा, अगर उसका मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट एक्साइज लगेगा, और सेल और सप्लाई होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी इंटर स्टेट के केस में लगेगा। ये तो स्पेशल कैटेगरी हुई, ये 6 कैटेगरी हुई, और ये 2 कैटेगरी हुई जिसमें एक्साइज और जीएसटी लगता है, वैट और सीएसटी नहीं लगता है। और बाकी सारे गुड्स पे, सुनिए, बाकी सारे गुड्स पे या सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा कि कहां जीएसटी नहीं है, कहां एक्साइज और जीएसटी है, और बाकी सारे गुड्स पे। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो 2 मिनट में ले सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने देख लिया यहां पे कि टैक्सेबिलिटी ऑफ ओपीएम, नारकोटिक्स वगैरह किस तरह से होगा, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट क्या है। रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन क्या हो सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट करना, प्रायोरिटी बी में रखना, प्रायोरिटी बी में रखना। जीएसटी काउंसिल यानी क्या होता है, देखो 28 स्टेट प्लस 3 ऐसे स्टेट, आई रिपीट 28 स्टेट प्लस 3 ऐसे स्टेट जो यूनियन टेरिटरी है पर जीएसटी में स्टेट कहलाया जाता है। बोलो कौन से ऐसे 3 स्टेट है, यहां पे यस बोलो बोलो बोलो, कौन से 3 ऐसे स्टेट है जो कि यूनियन टेरिटरी पर स्टेट कहलाए जाते हैं। तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट कहलाए जाते हैं जीएसटी में, यानी हुए 31 प्लस 5 यूनियन टेरिटरीज। अब ये सारे स्टेट्स के प्लस यूनियन टेरिटरीज के प्लस सेंट्रल पॉलिसी कॉमन होनी चाहिए, और ये सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर पॉलिसीज कॉमन होनी चाहिए तो कोई काउंसिल बनाना जरूरी है, कोई परिषद बनाना जरूरी है जो साथ में डिस्कस करेगी और साथ में डिस्कस करके जीएसटी की पॉलिसी फिक्स करेगी। और जीएसटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी कि आपने जो है यहाँ पे जीएसटी का मॉडल कैसे बनाना चाहिए, जीएसटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और सारे जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन लेगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन किसके किसके ऊपर आ सकते हैं। तो देखो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन, टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी, जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस हमने सब्स्यूम कर लेना चाहिए। 2017 में बहुत सारे टैक्सेस उन्होंने जीएसटी में सब्स्यूम किए, ये सारा डिसीजन जीएसटी काउंसिल का था। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड, एग्जम्पशन इन जीएसटी, भाई एग्जम्पशन में कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए, सभी लोगों ने अपने हिसाब से एग्जम्पशन नहीं देना चाहिए। तो कौन से गुड्स पे एग्जम्पशन मिलेगा, कौन से सर्विसेज पे एग्जम्पशन मिलेगा, ये पूरा यहां रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल से आएगा। उसके बाद में जीएसटी का मॉडल कैसा होगा, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, जीएसटी की लेवी किसके ऊपर होगी, बोलो किसके ऊपर होगी, सप्लाई के ऊपर होगी। अपोर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब अपोर्शनमेंट किस तरह से लिया जाएगा। ओके, और यहां पे अगर आईजीएसटी का रेवेन्यू इंटरस्टेट के केस में, सुनिए इंटरस्टेट के केस में यहां पे आईजीएसटी का रेवेन्यू आ रहा है, तो ये आईजीएसटी का रेवेन्यू स्टेट में कैसा बांटा जाएगा, ये भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर एग्जम्पशन, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखना है एग्जम्पशन की, ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। रेट ऑफ जीएसटी एंड अदर स्पेशल रेट, मतलब क्या, जैसे जीएसटी के रेट अभी क्या चालू है, मेजर रेट अभी चालू है 5, 12, 18 एंड 28। हाँ, कुछ गुड्स पे जैसे प्रीशियस स्टोन्स है वगैरह 0.25% है, गोल्ड वगैरह होगा तो यहाँ 3% है। तो ये जीएसटी के रेट जो है कौन डिसाइड करेगा, ये जीएसटी के रेट जो है यहाँ जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। उसके बाद में कभी कोई एक्स्ट्रा रेट लगाना है तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। उसके बाद में ओके, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन रखने की, जैसे कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट होगा तो 75 लाख रहेगा, 1.5 सीआर नहीं रहेगा। थ्रेशोल्ड में 10 लाख स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए होगा, या कोई अदर प्रोविजन भी यहाँ पे स्पेशली यहाँ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए डिजाइन करना है तो वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। और कोई भी ऐसा अदर मैटर जो यहां इंपॉर्टेंट लगता है वो यहां पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। तो चलिए बेटा, इतने पॉइंट्स आपके ख्याल में होने चाहिए। ओके, फटाफट यहां पे पॉइंट आप पढ़ना कैसे, टैक्सेस टू बी सबस्यूम, एग्जम्पशन, जीएसटी मॉडल, अपोर्शनमेंट ऑफ इंटरस्टेट, थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी रेट, ओके, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, और अदर मैटर जो जीएसटी से होगा वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन कौन से होंगे, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट माने जाएंगे। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा
ओके मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट आपको लर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार थ्रेशोल्ड या अभी तो चलो 10 लाख का थ्रेशोल्ड 4 ही स्टेट्स में है, अगर आपको याद होगा तो। और वो कौन कौन से स्टेट में है? तो आपको एक मेमोरी टेक्निक मैंने बताई थी, चलो अगर आपको याद नहीं होगी तो फिर से। त्रि मनी वाला नाग मुझे दिखा। त्रि मतलब त्रिपुरा, मनी मतलब मणिपुर, नाग मतलब नागालैंड और मुझे मतलब मिजोरम। त्रि मनी वाला नाग मुझे दिखा। ये 4 स्टेट में 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपको याद है। और बाकी केस में 20 लाख और 40 लाख, ऐसे अलग अलग यहाँ पे प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए है। इसलिए ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। ग्रेजुअली हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में आपको आईटीसी यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा। अब एक एक बात ध्यान से सुनना। जब भी आप आईटीसी यूटिलाइजेशन करोगे, इसके ऊपर हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आप मेरी रिवीजन होने के बाद 10 मिनट का एक होमवर्क करना कि इसके ऊपर जो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज से सॉल्व करवा के लिए, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जरूर देखना। और आपने एक प्रॉब्लम तो भी सॉल्व करके देखना। मैं क्वेश्चनर के कुछ क्वेश्चंस तो आपको बताऊंगा कि जो आपको सॉल्व करने हैं। चलो अब यूटिलाइजेशन कैसे होगा। यूटिलाइजेशन होगा कि जब भी आप क्रेडिट यूज करोगे तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले यूज करने के लिए लोगे, तो आईजीएसटी का क्रेडिट अगेंस्ट आईजीएसटी, और फिर अगर बचा तो कोई भी रेशियो में आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज कर सकते हो। आप 50% हो सकता है सीजीएसटी, 50% एसजीएसटी, या फिर फुल्ली सीजीएसटी, फुल्ली एसजीएसटी, या कोई भी रेशियो में आप आईजीएसटी का यहाँ पे क्रेडिट यूज कर सकते हो। नाउ आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, यानी आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल आईटीसी, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट यूज करने के बाद यहां पे अगर कुछ बचा तो आप सीजीएसटी का क्रेडिट बाद में यूज करोगे और बाद में एसजीएसटी का। सीजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी में यूज करोगे, अगर बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में, और एसजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी में यूज करोगे, अगर बैलेंस होगा तो आईजीएसटी में। लेकिन क्रॉस क्रेडिट यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सीजीएसटी का सीजीएसटी में अलाउड है, एसजीएसटी का एसजीएसटी में अलाउड है, लेकिन क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है। क्रॉस क्रेडिट अलाउड नहीं है बिटवीन सीजीएसटी और एसजीएसटी। चलो एक प्रॉब्लम लेके यहां पे ट्राई करते हैं समझने की। समझ लो आपका आउटपुट टैक्स, आपका आउटपुट टैक्स और आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए ये भी देख लो। आपका आउटपुट टैक्स और आपका आईटीसी, आपका आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है, यहां एग्जांपल लेते हैं। आपका आउटपुट टैक्स आईजीएसटी और आपका आईजीएसटी है 2 लाख रुपए। उसके बाद में सीजीएसटी है आपका, यहां पे ध्यान से देखिएगा, सीजीएसटी 50,000 और एसजीएसटी आपका 50,000, ठीक है। और आपके पास आईटीसी है, आईटीसी है आईजीएसटी के, आईजीएसटी के आईटीसी आपके पास है 2,50,000, आपके पास 2,50,000 है। उसके बाद में सीजीएसटी का आईटीसी आपके पास 25,000 है और एसजीएसटी का आईटीसी आपके पास 25,000 है, ठीक है। यह आपका स्टेटस आया कि आपका आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। चलिए दोस्तों, अब आप इसको किस तरह से प्रेजेंटेशन में रखोगे। तो आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी, नेट जीएसटी लायबिलिटी। अब आपने नेट जीएसटी लायबिलिटी लिख लिया, अब आप लिखोगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, एक बार फॉर्मेट देख लो और आपने तीनों टैक्स लिख लेना। आईजीएसटी, पहले आईजीएसटी लिखना, फिर सीजीएसटी लिखना, फिर एसजीएसटी लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आईजीएसटी लिखना। उसके बाद में टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आपका आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कितना है 2 लाख। जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स होगा लिख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे 50,000 और नेक्स्ट यहाँ पे 50,000। ये आपका टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई होगा। लेस आईटीसी, प्रेजेंटेशन देखो, लेस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई, उसमें आपका इनवर्ड सप्लाई में कितना है आईजीएसटी, इनर कॉलम में लिखना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना है आपके पास, आईजीएसटी 2,50,000 है, इनर कॉलम में लिखा 2,50,000 है, सीजीएसटी 25,000 है
और ये भी आपके पास 25,000 है। अब ये आपको क्रेडिट यूज करना है। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करो। नहीं, अगर आपको ये सवाल होगा कि क्या मैं सर सीजीएसटी और एचजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकता हूं क्या पहले? नहीं, पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करना पड़ेगा, पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म होने के बाद आप सीजीएसटी और एचजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो। चलिए डन। तो ऐसे केस में आईजीएसटी जो मैं पहले यूज करूंगा, लॉ ये कहता है आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में, मतलब यहां पे आपने पूरा यूज कर लिया अगेंस्ट पेमेंट ऑफ 2 लाख। उसके बाद में अगर बैलेंस होगा तो आप कोई भी रेशियो में यूज कर सकते हो। यहां मैं बचा हुआ बैलेंस ऐसा भी यूज कर सकता हूं कि यहां पे पूरा 50,000 और यहां पे नील, मेरी मर्जी। या फिर उल्टा भी यूज कर सकता हूं, यहां पे ओके उल्टा, इसको उल्टा भी ले सकता हूं कि यहां पे 50,000 ओके, यहां पे नील, ओके मेरी मर्जी। या फिर मैं यहां 50-50 भी यूज कर सकता हूं, मतलब क्या 25,000 ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका प्लानिंग रहेगा इधर 25,000 का बैलेंस है तो 50-50, पर आप कैसे भी यूज करो गलत नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो मैंने 25,000 यूज कर लिया और मेरा क्रेडिट पूरा यूज हो गया। अब सीजीएसटी का क्रेडिट वो किस में कहते हैं? पहले सीजीएसटी में अगर बैलेंस हो और रिक्वायर्ड हो तो आईजीएसटी में, यहां रिक्वायर्ड ही नहीं है, यहां मिलता नहीं है। और एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी में, ओके, और यहां मिलता नहीं है और यहां रिक्वायर्ड नहीं है, और इस तरह से आपकी लायबिलिटी नहीं लाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो हमने ये देखा कि किस तरह से आपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। उसके बाद में जीएसटी, बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ एक्ट, हमें जीएसटी एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं एंड एक्सेट्रा। और एक कॉन्सेप्ट है बेटा जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट। आई रिपीट, जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या है? तो यहां पे ये डिसाइड हुआ था जब जीएसटी आने वाला था कि अगर कोई स्टेट को जीएसटी आने से लॉस हुआ तो उसको कंपेंसेट किया जाएगा, और उसके लिए एक स्पेशल एक्ट है जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट 2017। इसमें आपको इन एडिशन टू जीएसटी एक एक्स्ट्रा जीएसटी सेस लगाया जाता है, और वो कुछ लग्जरियस आइटम पे लगाया जाता है, जैसे लग्जरी कार हुई, सिगरेट हुआ, टोबैको हुआ, जो सोशली डोमिनेटेड गुड्स है, तो इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है जिसे जीएसटी कंपेंसेशन हम कहते हैं। चलिए, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ये टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी का हमने कवर किया। ओके, और यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है हमने देखे। अब इसके साथ आपको क्वेश्चनर पढ़ना है, क्वेश्चनर पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। चलो डन। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। यस, मुझे बताइए जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है। ओके, बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ पहला चैप्टर? यस बेटा, इसमें सारी हम अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे। हेलो, हाँ हाँ, एक मिनट, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ। चलिए, तो ये हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया। अब आपको मैं फिर से बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स से रिलेटेड जो है इशू आ रहे हैं, तो आज मैंने तो अपडेट किया था नोट्स, पर आई डोंट नो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। मैं अभी आज क्लास के बाद चेक कर लेता हूं। आपके लॉगिन में दिया है सर, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी लेट, बहुत सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं, अपनी अटेंडेंस लगाओ, लाइक करके अटेंडेंस लगाओ। और आपको रिवीजन मजा आता है रिवीजन में, तो यस बेटा, ओके, यहाँ इस तरह से ही हम सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें लेवी और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई दोनों हम देखेंगे।
चलिए, तो बेटा चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। पहले चार्ज ऑफ जीएसटी और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ये दोनों साथ में देख लेते हैं। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन में जैसे आपको याद होगा तो सेक्शन 9(1) 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेवी, दूसरा कलेक्शन और तीसरा पर्सन लायबल टू पे टैक्स। टैक्स कौन देगा? ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवी की, फिर हम बात करेंगे कलेक्शन की और फिर पर्सन लायबल टू पे टैक्स। लेवी, लेवी फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होता है, चार्ज, वैल्यू और रेट। ओके, तो आपने अगर क्लास में मेरे साथ चार्ट ड्रॉ किया होगा तो आपको डेफिनेटली याद आएगा, एक एक लाइन याद आएगी। तो चार्ज किसके ऊपर है? अगर आप ध्यान से देखते हो तो चार्ज जो है यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई अंडर सेक्शन 9(1), इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और अगर आईजीएसटी एक्ट हम पढ़ते हैं तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस उसके ऊपर आएगा। तो चार्ज इंट्रा या इंटरस्टेट सप्लाई पे। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रास्टेट सप्लाई? इंट्रास्टेट सप्लाई यानी क्या होता है? अगर यहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन अ सेम स्टेट, मतलब क्या, सप्लायर और वो जहां सप्लाई कर रहा है उसका प्लेस अगर सेम स्टेट में हो तो वो इंट्रास्टेट कहा जाता है, या सेम यूनियन टेरिटरी में हो तो वो इंट्रास्टेट कहा जाता है। और इंटरस्टेट कब कहा जाता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये 2 डिफरेंट स्टेट में है या 2 डिफरेंट यूटी में है या स्टेट और यूटी में है, तो उसके लिए वो इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। जैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर महाराष्ट्र में है और प्लेस ऑफ सप्लायर राजस्थान में है तो इंटरस्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर स्टेट में है और प्लेस ऑफ सप्लाई यूटी में है तो उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये देखा हमने इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई। उसके बाद में यहां पे ओके सेक्शन 9(1) कहता है कि अगर आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ख्याल रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो वो केस में जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में भी देखा था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए तो उसके ऊपर अभी जीएसटी नहीं लगेगा जब तक जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं आता है। नाउ एक चार्ट में हमने देख लिया था और ये टेबल में भी हम देख रहे हैं। ओके, एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, एक्साइज लगेगा। और एक्साइज में भी कौन सी एक्साइज लगेगी बेटा? स्टेट एक्साइज। यहां कौन सी एक्साइज लगेगी? स्टेट एक्साइज लगेगी। और वैट और सीएसटी लगेगा। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन यहां पे सेंट्रल एक्साइज लगेगी, यहां सेंट्रल एक्साइज लगेगी, वैट और सीएसटी लगेगा। टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी और यहां सेंट्रल एक्साइज लगेगा। ओपीएम इंडियन नारकोटिक्स पे जीएसटी और यहां पे स्टेट एक्साइज लगेगा और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे ओनली जीएसटी लगेगा। चलिए, तो ये हमने देखा कि लेवी जो है ओके सेक्शन 9(1) में कैसे कवर किया है। नाउ अब दूसरी बात जो है, ये एक्ट जो होल ऑफ इंडिया को अप्लीकेबल है। इंडिया की डेफिनेशन क्या है तो सारी डेफिनेशंस देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो यहां पे इंडिया की डेफिनेशन क्या है? ओके, इंडिया की डेफिनेशन ये बेटा, पहले तो डेफिनेशन 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जमीन, पानी और क्या बेटा यहां पे? यस, जमीन, पानी और आसमान, एयर स्पेस। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया की जो कंप्लीट लैंड मास है यानी हमारी सी शोर लाइन पूरी, वो इंडिया का पार्ट मानी जाएगी। उसके बाद में इट्स मतलब उस टेरिटरी का टेरिटोरियल वाटर यानी सी शोर से 12 नॉटिकल माइल्स आपका यहां पे। चलो मैं ये डायग्राम भी ले लेता हूं, आपको ये डायग्राम बता देता हूं तो आपको आसानी होगी, फोटो से समझा देता हूं। यस, थोड़ा इससे समझा देता हूं तो आपको आसानी होगी। ओके, तो ये जो है ये इंडिया का पार्ट माना जाएगा। यहां से 12 नॉटिकल माइल्स, यहां से 12 नॉटिकल माइल्स ओके टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है और वो जो ओके वाटर सरफेस है वो भी इंडिया माना जाता है। उसके नीचे का सी बेड और सब सॉइल मतलब जस्ट टेरिटोरियल वाटर के नीचे का सी बेड और सब सॉइल जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद में कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? एक
ऐसा डीप स्लोप आता है और बाद में सी बेड फ्लैट हो जाता है। तो वो जो डीप स्लो आता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। वो कभी कभी इनसाइड द टेरिटोरियल वाटर मिलता है, आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर मिलता है। वो जो डीप स्लोप है वो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाएगा और वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द सी शोर। और ये जो जोन नोटिफाइड जोन होते हैं, ओके, यहाँ पे बहुत से इकोनॉमिकल रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे नेचुरल गैस हुआ तो ये वहां पे मिलता है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हुआ मिलता है। तो वो जो जोन इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स किए वो इंडिया का पार्ट माने जाएंगे। मैरीटाइम जोन वो इंडिया का पार्ट माने जाएंगे। तो ये हुआ रिगार्डिंग टू कि वाटर का कितना एरिया। तो एक ओके ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो बेसिकली इंडिया टेरिटोरियल वाटर तक, इसके बाहर टेरिटोरियल वाटर के बाहर अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा तो वो इंडिया का पार्ट, या ऐसे डेजिग्नेटेड जोन हो गए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओके, पूरा 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 वाटर नहीं आएगा, जो डेजिग्नेटेड जोन हो गए तो वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा। अब बात देखते हैं एयर स्पेस। एयर स्पेस में क्या कवर होता है? एयर स्पेस में लैंड के अबोव का जो एयर स्पेस है वो इंडिया में माना जाएगा और टेरिटोरियल वाटर के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो इंडिया माना जाएगा, यानी यहां तक। इसके बाहर का एयर स्पेस इंडिया में नहीं माना जाएगा। तो चलिए बेटा, ये हमने फटाफट देख लिया यहां पे कि इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या होगा। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी, 5 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां यूटीजीएसटी लगता है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख और चंडीगढ़, ये 5 यूनियन टेरिटरीज है जहां यूटीजीएसटी एक्ट लगता है। ठीक है, तो चलो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे पर्सन की डेफिनेशन, सारे पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन की डेफिनेशन क्या? पर्सन इंक्लूड्स यहां पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, इनकम टैक्स जैसे ही डेफिनेशन है, फटाफट देख लो। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ होगा। उसके बाद में एनी कॉर्पोरेशन जो इंडियन एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो स्कोप बड़ा हो जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इंडिया की कंपनी या इंडिया के बाहर की कंपनी, वेदर इनकॉर्पोरेट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो वो भी कवर हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, वो भी कवर हो जाता है। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सोसाइटीज, ट्रस्ट और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये पर्सन की डेफिनेशन कवर होगी जीएसटी में। जीएसटी में पर्सन की डेफिनेशन पे कोई सवाल नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इसको प्रायोरिटी सी में रखना। ओके, यहां पे इसके पीछे टाइम मत देना। लेकिन हाँ, जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन है वही यहां पे पर्सन की डेफिनेशन जीएसटी में है। यहां पे एक पॉइंट ज्यादा उन्होंने कवर किया है और वो है आखिरी में तो ओपन करके रखा, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी फ्यूचर में कोई भी नया पर्सन एंटिटी अगर इन्वेंट हो जाता है तो वो भी कवर कर लिया जाएगा। तो ये हमने देखा पर्सन की डेफिनेशन। यहां पे नेक्स्ट आते हैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या? ओके, चलो इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, यहां डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में ये कंसेप्ट पे आते हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, देखो यहां पे हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ ये कहता है कि आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना आपको कंपलसरी है। ओके, क्यों कंपलसरी है? क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो डेस्टिनेशन पे सप्लाई होगा उस स्टेट को पैसा दिया जाएगा, स्पेशली एसजीएसटी का। इसलिए आपको स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, महाराष्ट्र में आपकी फैक्ट्री है, वेयर हाउस आपका मध्य प्रदेश में है, डेपो आपका जो है यहां पे कहां, तो गोवा में है। तो अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, कम ऑन, क्या कहा मैंने? प्लेस ऑफ बिजनेस अगर डिफरेंट स्टेट में है तो वो सिचुएशन में आपको हर स्टेट में कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं। ओके, अगर आपने हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिए तो ईच रजिस्ट्रेशन को, कम ऑन, ईच रजिस्ट्रेशन को यहां पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। डन। ओके, यहां पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कवर हो गया। अब अगर सेक्शन 25(4) के हिसाब से हर रजिस्ट्रेशन को डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जा रहा है तो आगे आता है सेक्शन 71(c) शेड्यूल 1 पैरा 2। सेक्शन 71(c) शेड्यूल 1 पैरा 2।
और वो क्या कहता है, सेक्शन 7(1)(c) कहता है कि अगर ये डीडीपी में स्टॉक ट्रांसफर होता है, जैसे फैक्ट्री से वेयर हाउस गया और स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो सप्लाई माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो आईजीएसटी लगाया जाएगा, और यहां पे बनाया जाएगा टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में प्राइस नील रहेगी पर जीएसटी लगाया जाएगा, और यहां जो भी आईजीएसटी लगाया जाएगा उसका क्रेडिट यहां पे मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन यस, इसको स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आ जाएगा। सेकंड, आपका अगर फैक्ट्री से गोवा डेपो जा रहा है तो अगेन ये स्टॉक ट्रांसफर अगर आप करते हो विदाउट कंसिडरेशन, आई रिपीट, स्टॉक ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन, तो इसे सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा और टैक्स इनवॉइस आएगा। चलिए ओके, उसके बाद में सर ये बताइए, अगर मेरी सारी ब्रांचेस सेम स्टेट में, मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस, मैंने एक वर्ड यूज किया, ओके, प्लेस ऑफ बिजनेस सेम स्टेट में है, तो क्या सेम स्टेट में है तो आपकी मर्जी, आप सबका मिला के सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। चलो, अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, जैसे मेरी 3 प्रीमाइसेस सेम स्टेट में, इसका मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं और ये दोनों का मिला के एक ही ले रहा हूं, तो चलो, अगर ये सेपरेट पर्सन लिया जा रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको डीडीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाता है। अगर इसको डीडीपी कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या कि इसको जो भी स्टॉक ट्रांसफर किया, इसको जो भी स्टॉक ट्रांसफर किया वो सेक्शन 7(1)(c) में सप्लाई हो जाएगा, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा क्योंकि वो इंट्रास्टेट सप्लाई, और यहां पे टैक्स इनवॉइस जनरेट होगा। चलो, हो गया हमारा। उसके बाद में ये दोनों एक कॉमन रजिस्ट्रेशन में है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं, सेम स्टेट में कॉमन रजिस्ट्रेशन में रख सकता हूं। अगर मैंने ये कॉमन रजिस्ट्रेशन में रखा तो ये जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं बोला जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और ओके, यहां रूल 55 चालान बनेगी, और रूल 55 चालान के तहत ये रिमूव किया जाएगा। ये हुई ना बात बॉस, चलो फटाफट हमारा हो गया। चलिए ओके, उसके बाद में यहां पे सर ये जो स्टॉक ट्रांसफर सिर्फ गुड्स का है क्या? नहीं, सर्विस का भी है। अगर आपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में सर्विस दी, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में सर्विस दी, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, वो भी जीएसटी के स्कोप में आएगा, और टैक्स इनवॉइस यहां पे लगेगा। तो ये 25(4). ओके, अब आप टेक्स्ट पढ़ो मेरे साथ आपके चार्ट में। 25(4) क्या कहता है? ओके, इफ यू हैविंग ए 2 or more place of businesses, okay, आपके multiple place of business in a same state or in different state, and you obtain or required to obtain separate registration, यानी आपने separate registration लिया होगा, तो each such registration shall be treated as deemed distinct person, deemed distinct person माना जाएगा। उसके बाद में 25(5), ओके, 25(5) उसके बाजू में दिया है आपके चार्ट बुक में। 25(5) क्या कहता है? चलो, इसके ये पॉइंट एक बार अच्छे से समझ लो। ये पॉइंट क्या है? ओके, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां 25(5) में सबसे पहले तो जब हम सेक्शन 25 पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके अदर स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस होगी तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। जिस ऑफिस होगा तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस के डेफिनेशन में आता है वेयर हाउस, गोडाउन, आपका बिजनेस प्लेस, फैक्ट्री, ओके, कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस, या जहां आप जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हो, ओके, वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा, जहां से आप सप्लाई करते हो। अब अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस वहां पे नहीं है, जस्ट एक छोटा सा ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, पर वहां पे आप कोई बिजनेस नहीं करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक एग्जांपल, मेरी फैक्ट्री यहां पे और मेरा एचओ है, और यहां मेरा कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा है, ओके, तो नो नीड टू रजिस्टर, इवन दो वो अदर स्टेट में है, ओके, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। अब लॉ क्या कहता है? इवन दो आपकी कोई एस्टैब्लिशमेंट अदर स्टेट में होगी, इवन दो वो रजिस्टर्ड नहीं होगी, लेकिन अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई की, कोई गुड सप्लाई किया या सर्विस सप्लाई की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो जो सप्लाई आपने किया वो यहां पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में माना जाएगा, यानी ये भी डीडीपी माना जाएगा, ये भी डीडीपी माना जाएगा एज पर सेक्शन 25(5), और ये 7(1)(c) के अंदर सप्लाई आएगा, और इस पर भी जीएसटी लग जाएगा, इस पर भी जीएसटी लग जाएगा। यानी डीडीपी के दो कॉन्सेप्ट है, एक दोनों रजिस्टर्ड है तो डीडीपी, एक रजिस्टर्ड है
और एक अनरजिस्टर्ड है पर अदर स्टेट में है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, और वो दोनों वो जो अनरजिस्टर्ड अदर स्टेट में, तो वो डीडीपी माना जाएगा। सर अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तो फिर नहीं, आइदर दोनों रजिस्टर्ड चाहिए या एक रजिस्टर्ड और दूसरा जो अनरजिस्टर्ड है वो अदर स्टेट में हो तो डीडीपी माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझा होगा कि यहां पे तो देखो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, और यहां पे 25(4) ओके, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन होगा इन वन स्टेट, आपका एक स्टेट में ही होगा। ओके, आपने एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लिए, या आपने जो है अदर स्टेट में लिया होगा जो कंपलसरी लेना है, तो फॉर ईच सच रजिस्ट्रेशन वो डीडीपी माना जाएगा। 25(5) अगर आपका एक जगह रजिस्ट्रेशन है और दूसरी जगह जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, इन अदर स्टेट जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट ओके इन अनदर स्टेट, तो इसे भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा रिगार्डिंग टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। चलो उसके बाद में ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रजिस्टर्ड पर्सन की। व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड पर्सन? रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसने सेक्शन 25 में रजिस्ट्रेशन ले लिया। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको यह सवाल आ सकता है, और एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या सवाल आ सकता है? बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ओके, यूआईएन जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। देखो कुछ ऐसे नोटिफाइड लोग हैं जिसको यूआईएन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये नोटिफाइड लोग कौन है? ओके, यूनाइटेड नेशंस के कुछ यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉरेन एम्बेसीज है, और नोटिफाइड बाय कमिश्नर। तो अगर आपके ओके यूनाइटेड नेशंस के इंस्टीट्यूशन हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, फॉरेन एम्बेसीज हो गए, तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, उनको यूआईएन मिलता है। तो वो जिसके पास यूआईएन है उनको यहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की उन्हें रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहा जाएगा, उसकी स्पेशल प्रोसीजर है, और वो पूरे इंडिया का एक ही यूआईएन मिलता है। जैसे रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट वाइज होता है, यूआईएन पूरे इंडिया का एक ही मिलता है। जैसे फॉरेन एम्बेसी हो, एक ही यूआईएन होता है, तो वो यूआईएन वाले रजिस्टर्ड पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आएगी दोस्तों। चलिए, सप्लायर की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल है, अ पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस, वो सप्लायर बोला जाएगा, और उसका एजेंट भी, आई रिपीट, उसका एजेंट भी यहां पे सप्लायर के डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ओके, जो पढ़ के जाना एग्जाम में आ सकती है, और वो है रिसिपिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिसिपिएंट? ये डेफिनेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है ये डेफिनेशन का? ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है बेटा? क्योंकि ये रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आती है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी रिसिपिएंट के बेस पे होता है, बहुत सारे एग्जम्पशन भी रिसिपिएंट के बेस पे होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसिपिएंट? चलो देखते हैं इसको। यहां पे पहला, वेयर अ कंसिडरेशन इज पेबल, यानी कंसिडरेशन तुम्हारे सप्लाई में है। क्यों? क्योंकि सप्लाई दो टाइप के होते हैं, अगर आपको याद होगा तो कंसिडरेशन है और कंसिडरेशन नहीं है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो 4 ऐसी केसेस है, 4 ऐसी केसेस है शेड्यूल 1 में जिसे सप्लाई बोला जाता है। पहला एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे सप्लाई में कंसिडरेशन है। अगर तुम्हारे सप्लाई में कंसिडरेशन है तो फिर ओके, रिसिपिएंट कौन? ओके, रिसिपिएंट वो जो कंसिडरेशन दे रहा है, हाँ, रिसिपिएंट वो जो कंसिडरेशन दे रहा है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था, समझ लो। ओके, कोई कंपनी ने एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भेजा फॉर जीएसटी। मैं जीएसटी ट्रेनिंग उस एम्प्लॉय को दे रहा हूं, लेकिन मुझे कंसिडरेशन कंपनी से आ रहा है। अगर मुझे कंसिडरेशन कंपनी से आ रहा है तो मेरा रिसिपिएंट वो एम्प्लॉय नहीं हुआ जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं। मेरा रिसिपिएंट कौन हुआ? तो मेरा रिसिपिएंट कंपनी हुआ, और रिसिपिएंट कंपनी माना जाएगा। ओके, तो जो मुझे पैसा देगा वो मेरा रिसिपिएंट माना जाएगा, जो सर्विस लेगा, जो गुड्स की डिलीवरी लेगा, वो रिसिपिएंट नहीं। चलो सेकंड, वेयर नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है। पूरे जीएसटी में 4 ही ऐसी केसेस है जहां कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी जीएसटी आता है। पहला, अगर आपको शेड्यूल 1 याद होगा तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी इज टेकन। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरा, प्रिंसिपल और एजेंट। ओके, और चौथा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये 4 केसेस में ही कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी जीएसटी आता है। अगर समझ लो कंसिडरेशन नहीं है और अगर आपने सप्लाई गुड्स का किया है, आपने सप्लाई गुड्स का किया है, तो वो सिचुएशन में जिस दिन आप गुड्स डिलीवर्ड करोगे, ओके, ध्यान से देखिएगा, जिस दिन डिलीवर्ड करोगे या मेड अवेलेबल करोगे या पोजीशन दोगे, ओके, उस दिन जिसको भी आपने ओके यहाँ पे डिलीवर्ड किया उस पर्सन को रिसिपिएंट माना जाएगा। और अगर वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी तो ऐसे सिचुएशन में ओके, पर्सन
इंक्लूडिंग एजेंट, वो यहाँ पे रिसिपिएंट माना जाएगा। जिसको आपने सर्विस रेंडर्ड की, आई रिपीट, जिसको सर्विस रेंडर्ड की, ओके, वो पर्सन हो या उसका एजेंट हो, उसे रिसिपिएंट माना जाएगा। तो इस तरह से हमने ये डेफिनेशन देखा यहाँ पे रिगार्डिंग टू ओके डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर टाइप ऑफ सप्लाई, सब टाइप ऑफ सप्लाई मैं आपको बता देता हूं। टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई, ये तीनों सप्लाई को समझ लो। ओके, तीनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे तीनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो देख लेते हैं टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी है। टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी है, उसे टैक्सेबल सप्लाई कहा जाएगा। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसके ऊपर लेवी नहीं है। ओके, लेवी नहीं है मतलब क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, उसे हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। अब एग्जाम सप्लाई, वैसे तो मैं आपको बता दूं एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल है। आई रिपीट, एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल है, लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आता है देखो। नील रेट मतलब जिसके ऊपर कंप्लीटली रेट नील है, वो एग्जाम सप्लाई माना जाएगा गुड्स और सर्विस का। वोनली एग्जाम्ड, ओके, जो वोनली एग्जाम्ड है वो एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी जीएसटी में यहां पे एग्जाम सप्लाई हो, तो एग्जाम सप्लाई आल्सो इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यस, जीएसटी के डेफिनेशन में अगर हमने एग्जाम सप्लाई कहा तो उसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कवर हो जाएगा, जैसे एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल वगैरह। सर इसका रिलेवेंस क्या है? इसका रिलेवेंस ये है क्योंकि जैसे आईटीसी चैप्टर ले लो, आईटीसी चैप्टर में मैंने कहा कि आपका सप्लाई जो है, अगर एग्जाम सप्लाई है तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। तो आपका सप्लाई एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या? आइदर आपका आउटपुट सप्लाई नील रेट पे है, आपका आउटपुट सप्लाई वोनली एग्जाम्ड है, या आपका आउटपुट सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह। अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो वो सिचुएशन में आपको जीएसटी के क्रेडिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आता है जीरो रेट सप्लाई। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और आता है जीरो रेट सप्लाई। वो यहां पे जीरो रेट सप्लाई क्या होता है मैं आपको बता दूं। जीरो रेट सप्लाई बेटा मतलब एक्सपोर्ट, ओके, यानी रेट जीरो नहीं, रेट नॉर्मल है पर आपने एक्सपोर्ट किया, उसके इंसेंटिव मिलते हैं, उसको हम कहते हैं जीरो रेट सप्लाई। इसलिए कंफ्यूज मत होना, जब भी जीएसटी में जीरो रेट सप्लाई मतलब जीरो रेट मत समझना। जीरो रेट सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट इंसेंटिव सप्लाई। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको इंसेंटिव मिलते हैं, ओके, उसको हम एक्सपोर्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्ड एंड जीरो रेट? एग्जाम मतलब जीएसटी देना ही नहीं है, और जीरो रेट मतलब अगर आप वो गुड्स इंडिया में सप्लाई करते हो तो जीएसटी देना पड़ेगा। आपने एक्सपोर्ट किया इसलिए आपको इंसेंटिव दिया गया, उसको हम कहते हैं जीरो रेट सप्लाई। ये हुई ना बात। चलिए, ये तो हमारा हुआ यहां पे ओके, ये कुछ डेफिनेशन। उसके बाद में ओके, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? बिजनेस की डेफिनेशन हम देखते हैं सेक्शन 217 में। ओके, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? ओके, क्या सर ये डेफिनेशन हमें लर्न करनी पड़ेगी? नहीं, लेकिन कभी कभी जब केस स्टडी आती है या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको नोट्स लिखनी पड़ती है, तो नोट्स लिखते वक्त आपको ये काम आएगा, इसके वर्डिंग्स काम आएंगे। इसलिए इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ना। पूरी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। चलो, ये डेफिनेशन आपको 2 मिनट में समझा देता हूं। ओके, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन है कि इंडिया के सारे ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर बिजनेस कहे जाएंगे। प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, वो प्रॉफिट मोटिव से हो या ना हो, प्रॉफिट मोटिव से हो या ना हो, जीएसटी में बिजनेस कहे जाएंगे। सेकेंड यहां पे एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए, वेदर और नॉट, सॉरी सेकेंड इधर आएगा, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ इंसिडेंटल टू और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए। थोड़ा इस तरह से पढ़ना, ए बी मतलब क्या? ओके, ये जो ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, एडवेंचर, वेजर, इससे कोई कनेक्टेड एक्टिविटी होगी, एंसिलरी एक्टिविटी होगी, तो वो भी बिजनेस कही जाएगी। एग्जाम्पल समझ, वी स्मार्ट एकेडमी। वी स्मार्ट एकेडमी का प्रोफेशन है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, बिजनेस के हमने कोई असेट बेच दिया, बेंचेस बेच दिया, ओके, हमने कोई यहाँ पे अदर एक्टिविटी कर लिया जो हमारी मेन नहीं है। एग्जाम्पल लो, कैमरा है, कैमरा बेचना मेरा मेन काम नहीं है, लेकिन ये बिजनेस का कैमरा है, बेंचेस बिजनेस के, सीपीयू बिजनेस का, और ये मैंने बेच दिया, तो ये इंसिडेंटल एक्टिविटी मानी जाएगी टू बिजनेस। और अगर ये इंसिडेंटल एक्टिविटी होगी तो उस एक्टिविटी वो पर भी जीएसटी आएगा, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे सी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए।
ओके, वेदर और नॉट इन वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई एक्टिविटी वॉल्यूम में नहीं करते हो, फ्रीक्वेंसी में नहीं करते हो, लेकिन इन द नेचर ऑफ ए है, यानी यहां से आई हुई एक्टिविटी है। जैसे जैसे एग्जांपल लो कि भाई मेरी मोबाइल शॉप ही है, अब मोबाइल शॉप ही है तो मेरी बिजनेस से ही मेरे को नॉलेज आया है। अब मैंने किसी को मोबाइल शॉपिंग कैसे सेटअप करना उसकी कंसल्टेंसी दे दी कि भाई देख ओके ऐसे ऐसे सेटअप करना चाहिए, तूने ऐसा सब कुछ करना चाहिए, और उसकी कंसल्टेंसी दे दी, और उसके मैंने चार्जेस लिए ओके 50 लाख रुपए कि तुझे मोबाइल शॉपिंग में सेटअप करके दे रहा हूं। अब मेरी ये जो है ये कोई मेरी कंटिन्यूअस एक्टिविटी नहीं है, पर आया तो ए से ही है, इन द नेचर ऑफ ए ही है, तो उसे भी बिजनेस कहा जाएगा। उसके बाद में सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विस इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब ये दो वर्ड को समझ लो। ओके, अगर आप बिजनेस कमेंस कर रहे हो, जस्ट समझो बेटा, जस्ट मिनट, मैं भी पानी पी लेता हूं। उसके बाद में यहां पे अगर हम कवर करें तो मैं ये बता दूं कि कमेंसमेंट, समझ लो मुझे यहां पे बिजनेस स्टार्ट करना है, फैक्ट्री स्टार्ट करना है, अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, फैक्ट्री सेटअप हो रही है। तो अगर मैं कमेंस कर रहा हूं और तब मैंने कोई गुड्स खरीदा, कैपिटल गुड्स खरीदा, सर्विस खरीदा, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी, और उसका भी आईटीसी मिलता है। क्योंकि देखो आईटीसी में जब मैं सेक्शन 16(1) पढ़ा होगा तो सेक्शन 16(1) की एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी पहली कंडीशन है कि जो भी आपने खरीदा ओके वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस खरीदना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल लो, एग्जांपल ये कि मैंने बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया, लेकिन कमेंस करने के पहले ओके फैक्ट्री सेटअप करने के पहले, शॉप सेटअप करने के पहले, या मेरा सर्विस का ऑफिस सेटअप करने के पहले मैंने कुछ गुड्स खरीदे सेटअप के लिए, कैपिटल गुड्स खरीदे, इनपुट सर्विस खरीदी, तो क्या वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कही जाएगी? बिल्कुल इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कही जाएगी, और उसके आईटीसी दिए जाएंगे। क्लोजर ऑफ द बिजनेस, समझ लो यहां पे मैंने बिजनेस क्लोज होने के बाद सप्लाई किया, मैंने समझ लो मेरी फैक्ट्री थी 3 साल हो गए बंद हो गई, 3 साल हो गए वैसी पड़ी है, पर उसमें मशीनरीज पड़ी है, पुरानी मशीनरी पड़ी है, बिजनेस क्लोज हो गया, पर 3 साल बाद अगर कोई गुड्स मैं सप्लाई करता हूं आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा और उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद में यहां पे प्रोविजन नेक्स्ट देखो, प्रोविजन बाय वे ऑफ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ओके ऑफ फैसिलिटी और बेनिफिट्स फॉर इट्स मेंबर। ओके फॉर कंसिडरेशन। अब मैं थोड़ा आपको ये समझा दूं कि यहां पे कोई क्लब होगा, और इसके ऊपर तो स्पेशली क्लॉज ए भी आया है, अमेंडमेंट भी है कि लास्ट टाइम की, और उसका डिस्कशन हम करेंगे। अब देखो कोई क्लब होगा, एसोसिएशन होगा, सोसाइटी होगा, और वो अपने मेंबर को फॉर सब्सक्रिप्शन अपने मेंबर को अगर कोई चार्जेस लगाती है, तो वो जो फॉर सब्सक्रिप्शन है अपने ही मेंबर को लगाया क्या, वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी, और बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी तो उस पर भी जीएसटी आएगा। उसके बाद में एफ, एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस यानी टिकट चार्जेस। ओके एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस जैसे टिकट चार्जेस है ओके कोई इवेंट के, तो उसको भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहा जाएगा। जी, सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। मतलब क्या, मतलब समझ लो मैंने ओके कोई ऑफिस का होल्डर, जैसे मुझे कोई कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया, कोई यहाँ पे फाइनेंस डायरेक्टर बनाया गया, और मैंने ऑफिस होल्ड करके रखा है, पर वो ऑफिस मैंने इन द कोर्स ऑफ मेरे प्रोफेशन वोकेशन में होल्ड करके रखा है, जिसका कंपनी से मुझे कुछ सिटिंग फीस मिल जाती है, कोई ऑनररी अमाउंट मिल जाता है, तो ऐसे केस में इन द कोर्स ऑफ माय प्रोफेशन मैंने कोई ऑफिस होल्ड करके रखा होगा, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। रेस क्लब की सारी एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, और वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज, क्यों ना वो पब्लिक अथॉरिटी की हो, सारी एक्टिविटीज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखी। चलो तो एक बार मैं फिर से कनेक्ट करता हूं। लेवी देखा, हाँ। सेकंड, वैल्यू क्या होगी, तो सेक्शन 15 में हम वैल्यूएशन देखेंगे। सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना वो देखेंगे। उसके बाद में रेट के मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए। कलेक्शन कैसे होगा, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे अटैच होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई कि टीओएस आपका कैसे आएगा, गवर्नमेंट आपसे कैसे कलेक्ट करेगी, और पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ओके, तो वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। टैक्सेबल पर्सन यानी क्या, मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। मतलब क्या, देखो जीएसटी सब पे नहीं आता है, जीएसटी जो टैक्सेबल पर्सन होगा उसके ऊपर ही आएगा। मतलब, और टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है। ओके, लायबल टू रजिस्टर्ड आप कब होगे, ओके, दो केस में होगे। आइदर आपका सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख क्रॉस हो गया तो यू आर लायबल टू रजिस्टर्ड, या फिर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ गए सेक्शन 24 में तो यू आर लायबल टू रजिस्टर। सो दोस्तों मैं यहां पे कह दूं कि जब तक आप लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं होते तब तक जीएसटी नहीं आएगा, इवन दो यू हैव मेड द सप्लाई, यू हैव मेड द सप्लाई। वंस यू लायबल टू रजिस्टर्ड यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहां पे जीएसटी में बेसिक एग्जम्पशन नहीं है, बेसिक थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन है। सर दोनों में क्या फर्क है, मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको 20 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 20 लाख क्रॉस हो गया और यू आर लायबल टू रजिस्टर्ड, यू आर टैक्सेबल पर्सन, तो फिर आपको एक एक रुपए पे जीएसटी देना पड़ेगा। और आपको देखो ये जो लायबिलिटी आएगी ये 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन पे आती है जीएसटी में। फॉरवर्ड चार्ज जहां सप्लायर देता है, ओके, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई। दूसरा रिवर्स चार्ज जहां रिसिपिएंट देता है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ। ओके, तो वो वाट लायबिलिटी होगा। तो ये फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और ईसीओ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा, ये पेज हमारा कंप्लीट हुआ, ये रिवीजन हमारी कंप्लीट हुई। मुझे ये बताइए, यहां पे ये पूरा डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, स्पीड इज ओके, सबको क्लियरली समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा हो तो एमजेड टाइप कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट है, अटेंडेंस नहीं लगी है आपकी, एमजेड टाइप कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट है कनेक्टेड। वेरी गुड। डन, ये हुई ना बात। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पे। सेक्शन 7 का चार्ट, सेक्शन 7 का चार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। चलो अब ये सप्लाई सेक्शन 7, इसके मेनली 2 पार्ट है, सप्लाई इंक्लूड्स और सप्लाई एक्सक्लूड। हर एक्टिविटी को थोड़ा स्लो स्पीड में समझते हैं, फिर मैं आगे धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। वो सेक्शन 7 में व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स में 2 पार्ट, विथ कंसिडरेशन, ध्यान से देखिएगा, विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन, जहां शेड्यूल 1 हम देखेंगे। विथ कंसिडरेशन में यहां पे 3 एक्टिविटी आएगी, 7(1)(a), 7(1)(b, ओके, और 7(1)(a) जो लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। हम तीनों भी बात करेंगे विथ कंसिडरेशन में। ओके, 7(1)(a) क्या कहता है? 7(1)(a) कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज। सर ये लिस्ट लर्न करना है क्या? नहीं। ओके, बस आप इतना याद कि इसके अलावा भी अगर कोई भी फॉर्म होगा, ओके, और तुमको पैसा मिला होगा, तुमको मिला, हमको भी चाहिए। ओके, तो ये जो वर्ड है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। आपको एक बात बता देता हूं, जीएसटी कब आएगा?
तो 7(1)(a) ये बेसिक फंडामेंटल प्रोविजन है जीएसटी आने की, ये मेन है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो थोड़ा उन्होंने ऐड किया है, यानी ये मेन वड़ा पाव है भाई। ओके, यहाँ पे ये तो चटनी है, मिर्ची है, साथ साथ में चटनी मिर्ची लगाई हुई है, सप्लाई कब बोला जाएगा। पर बेसिकली अगर कोई भी क्लाइंट आया और कहा कि भाई जीएसटी कब आएगा, कब सप्लाई कहा जाएगा, तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ओके, बाय वे ऑफ दिस, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल करती है तो वो सप्लाई माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स और व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस। सेक्शन 252 गुड्स की डेफिनेशन यहां पे देखेंगे। सेक्शन सर्विस 2102, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन यहां हम देख लेते हैं। चलो, पहला मींस अगर गुड्स होगा तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में कवर होगा, और सर्विस होगा तो सर्विस की डेफिनेशन तो ऐसी डिजाइन क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स छोड़ के बाकी कुछ, किसी में भी आपने पैसा कमाया, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ओके, गुड्स छोड़ के आपने बाकी किसी में भी पैसा कमाया तो वो सर्विस मानी जाएगी, एनीथिंग अदर देन गुड्स। हाँ, दोनों में कॉमन एक्सक्लूजन क्या है, देखो ध्यान से, कॉमन एक्सक्लूजन है मनी और सिक्योरिटीज। हाँ, अब इसमें स्पेशल इंक्लूजन क्या है और इसमें स्पेशल इंक्लूजन क्या है। ओके, प्लीज 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 स्पैम ना करें, प्लीज स्पैम ना करें। ओके, अननेसेसरी आप वो स्टूडेंट्स को नुकसान कर रहे हो। ओके, प्लीज आप यहां पे स्पैमिंग ना करें। चलो, तो जो सीरियसली यहां पे क्लास देख रहे हैं उसका आप नुकसान कर रहे हो, और मैं आपके मैसेज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा। अभी मुझे आपको फटाफट रिवाइज करवाना है, ओके, यहाँ, और मुझे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, इतना मुझे समझ में आता है, ठीक है। तो गुड्स में क्या स्पेशली इंक्लूड किया जाएगा, एक्शनेबल क्लेम। हाँ, जनरली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम ये गुड्स के डेफिनेशन में आएगा, और ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास अटैच टू द लैंड और नॉट एक्सेट्रा वो गुड्स के डेफिनेशन में आएगा। चलिए बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम की। एक्शनेबल क्लेम गुड्स में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। ओके, क्यों? क्योंकि लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग ये एक्शनेबल क्लेम कहे जाते हैं और उस पर जीएसटी लगाना था, इसलिए गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किया। आपको एक बात और बता दूं, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग छोड़ के बाकी एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं आता है, लेकिन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी आता है। नेक्स्ट, मनी और सिक्योरिटीज उन्होंने ना गुड्स में रखे ना सर्विस में रखे, इसलिए अगर आपने किसी को पैसा दिया, पैसा लिया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं। आपने सिक्योरिटी बाय की, सिक्योरिटी सेल की, जिसमें बॉन्ड हो, डिबेंचर्स हो, शेयर्स हो, वॉट एवर इट में भी, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। चलो, अब थोड़ा सर्विस पे आते हैं। सर्विस में वो कहते हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स वो सर्विस मानी जाएगी, और उन्होंने स्पेशली इंक्लूड किया है सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी। मतलब ये पॉइंट को थोड़ा समझ लो। ओके, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी। मनी के ट्रांजेक्शन जो है, पैसा देना पैसा लेना, वो ना गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन पैसा देने लेने के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया गया। अब पैसा देने के लिए सेपरेट कंसिडरेशन, यानी मैंने आपको पैसा यूज करने दिया 1 लाख रुपए और आपने 1 लाख रुपए वापस कर दिया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। पर अगर मैंने ये पैसा यूज करने का इंटरेस्ट लगाया तो इंटरेस्ट सर्विस मानी जाएगी। आई रिपीट, इंटरेस्ट सर्विस मानी जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि अभी फिलहाल इंटरेस्ट को एग्जम्पशन है, अभी फिलहाल इंटरेस्ट को एग्जम्पशन है, बट इंटरेस्ट इज द सर्विस। या कन्वर्जन ऑफ मनी, मैंने आपको डॉलर दिए, आपने रुपीस दिए, या वाइस वर्सा हुआ, तो वो सिचुएशन में वो ट्रांजैक्शन इन मनी है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये कन्वर्जन का कमीशन मैंने चार्ज किया तो वो कमीशन पे जीएसटी आएगा। डन 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 डन। उसके बाद में उसके बाद में एक एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहता है कि फैसिलिटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज बाय करना, सिक्योरिटीज सेल करना, वो दोनों में से एक्सक्लूड है, लेकिन इससे रिलेटेड फैसिलिटी देना या इसके ट्रांजैक्शन अरेंज करना, जिसका आपने यहां पे ब्रोकरेज चार्ज किया, सिक्योरिटीज लेंडिंग फीस चार्ज की, जो भी आपने सेपरेट चार्ज किया हो तो वो सर्विस मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी आएगा।
डन 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 हो गया हमारा गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन। अब आते हैं नीचे, सप्लाई करने के लिए सेक्शन 7(1) जो आपका बेसिक फंडामेंटल सेक्शन है, बाकी तो चटनी है, बाकी तो मिर्ची है, मेन वड़ा पाव ये है। ओके, और ये क्या कहता है, सप्लाई होने के लिए 4 बेसिक फैक्टर है। पहला बेसिक फैक्टर सेल, ट्रांसफर, बार्टर वगैरह होना चाहिए। दूसरा मेड और अग्रीड टू बी मेड होना चाहिए। ओके, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वो सिचुएशन में अगर ये चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है तो वो केस में जीएसटी आएगा। चलो एक एक बात को देखते हैं। ओके, पहली बात तो वो कहते हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज जस्ट एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बाकी कोई भी आपकी एक्टिविटी होगी जिसमें आप पैसा कमाते होगे, गुड्स और सर्विस के ट्रांजैक्शन होगे, तो उस पे पर जीएसटी आएगा। पहला उन्होंने लिया सेल होता है तो ऑब्वियसली जीएसटी आएगा। दूसरा ट्रांसफर, कभी कभी सेल नहीं होता है, बस आपने ट्रांसफर किया तो वो भी जीएसटी आ सकता है, जहां ओनरशिप नहीं दिया। हायर परचेस ट्रांजैक्शन, जहां कंसिडरेशन तो है पर ओनरशिप नहीं होगा, तो अगर हायर परचेस ट्रांजैक्शन है, ऑपरेटिंग लीज है जिसमें आपने ट्रांसफर किया, तो उस पर भी जीएसटी आएगा। नेक्स्ट बार्टर में आपने गुड्स ए दिया, उसने बी दिया। ओके, दोनों अगर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो जीएसटी आएगा। एक्सचेंज में आपने पुराना मोबाइल दिया, मैंने नया मोबाइल दिया, तो अगर एक्सचेंज होता है तो उस पर भी जीएसटी आएगा। डिस्पोजल, भाई जीएसटी सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं है, जीएसटी कोई भी गुड्स पे है। समझ लो आपका वेस्ट डिस्पोज होता है, आपका बाय प्रोडक्ट डिस्पोज होता है और वो गुड्स है तो उस पर भी जीएसटी आएगा। अगर लाइसेंस एग्रीमेंट है, रेंटल एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, तो उस पर भी जीएसटी आएगा। तो इन शॉर्ट ये सचास में एग्जाम्पल लिया है। दूसरा मेड और अग्रीड टू बी मेड, ये 2 वर्ड्स को अच्छे से समझ लो। मेड मतलब आपने सप्लाई कर दिया गुड्स और सर्विस का और पैसा बाद में मिला, आपने सप्लाई कर दिया और पैसा बाद में मिला, तो मेड और अग्रीड टू बी मेड, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिया या ऑलरेडी सर्विस दे दी। लेकिन बेटा अग्रीड टू बी मेड यानी क्या, ये पॉइंट को अच्छे से समझ लो। अग्रीड टू बी मेड मतलब आपने अभी तक सप्लाई नहीं किया पर आपको एडवांस मिल गया। अगर आपको एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर वो सप्लाई माना जाता है, जीएसटी आता है। लेकिन अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन पढ़े, अगर आपको याद होगी, तो गुड्स का अगर एडवांस मिलता है तो नोटिफिकेशन कौन सा है आपको याद है? यस, 66/2017। तो ये जो नोटिफिकेशन है गुड्स के एडवांस पे फिलहाल टीओएस नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, एडवांस पे जीएसटी नहीं आता है, ओनली इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस पे आएगा। लेकिन अगर सर्विस का एडवांस होगा, कम ऑन, सर्विस का एडवांस होगा तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। गुड्स के लिए फिलहाल उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसके अंडर में जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है, तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सी बार केस स्टडी में पूछी जा सकती है। कंसिडरेशन वो क्या कहते हैं, सेक्शन 231 कंसिडरेशन में 2 टाइप के क्लॉजेस लिए, क्लॉज ए और क्लॉज बी। ओके, क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए कहता है कि एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज, यानी अगर आपको सामने वाले से मनी में मिल रहा है या अदरवाइज यानी काइंड में मिल रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, आपने जो गुड्स का सप्लाई किया और सर्विस का सप्लाई किया इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट, मनी या अदरवाइज कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा और जीएसटी आएगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट मतलब क्या? तो इंड्यूसमेंट मतलब आपने जो गुड्स दिया वो दिखता फ्री है पर नहीं, उससे आपको अदर बेनिफिट चाहिए। ओके, अदर बेनिफिट चाहिए, जैसे आपने समझ लो सचिन तेंदुलकर को कार गिफ्ट दे दी, इंड्यूस, बट ये इंड्यूस किया कि आप हमारे एम्बेसडर बन जाओ, कार के साथ एक फोटो निकाल लो। अगर आपने इंड्यूसमेंट किया तो वो केस में ओके गुड्स दिया होगा, सर्विस दिया होगा और आपको अदर कुछ कंसिडरेशन हो गया तो वो कंसिडरेशन माने जाएंगे। दूसरा, द मोनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबियरेंस। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको गुड्स दिया और मैंने आपको सर्विस दी और मैंने आपको ये कहा कि देखो आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, ओके, कोई एक्ट करना पड़ेगा, कोई फॉरबियरेंस करना पड़ेगा, तो मैं आपको गुड्स और सर्विस देता हूं, तो वो भी जिसकी मोनेटरी वैल्यू भी यहां पे कंसिडरेशन मानी जाएगी। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने ओके इंटीरियर डेकोरेटर एग्जाम्पल लिया था। इंटीरियर डेकोरेटर में ओके यहाँ पे भाई जो नेबर हमारा इंटीरियर डेकोरेशन फ्लैट का चल रहा था,
भाई नेबर वाले ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि भाई नहीं, आप नहीं कर सकते, दोपहर को नहीं कर सकते, रात को नहीं कर सकते, हमें परेशानी होती है, मेरा दिन भर इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन उसने ऑब्जेक्शन ले लिया सोसाइटी में। मैंने कहा यार तू ऑब्जेक्शन मत ले, एक काम करता हूं, तुझे मैं यहाँ पे तेरे हॉल का फ्री इंटीरियर करके देता हूं। तो ऐसे केस में दिख तो रहा है फ्री, पर रियल सेंस में फ्री नहीं है। वो मैंने जो उसके हॉल का इंटीरियर करके दिया, ओके, उसमें एक्ट या फॉरबिडेंस है, वो कुछ मुझे देने वाला है, तो उसे वो एक्ट और फॉरबिडेंस जो है यहां पे वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बिल्डर होते हैं, बिल्डर स्लम एरिया जो होते हैं वो रिहेबिलिट करके देते हैं, मतलब यहाँ पे स्लम एरिया उनको नई बिल्डिंग मान के देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये छोड़ दो, जगह छोड़ दो, ओके, हम आपको दूसरी जगह आपको घर देके, तो दूसरी जगह जो घर बांध के देगी वो फ्री नहीं होता है, ओके, उसके अगेंस्ट में कुछ एक्ट या फॉरबिडेंस उनको मिलता है, उन्होंने अपने ओरिजिनल जगह के राइट्स यहाँ पे छोड़े हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक्ट और फॉरबिडेंस होगा तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। ओके, उसके बाद में दो एक्टिविटी कंसिडरेशन में नहीं आएगी, सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कम ऑन, सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और अगर आपको डिपॉजिट्स मिले होंगे, ओके, तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा जब तक डिपॉजिट एडजस्ट नहीं होते हैं। ओके, तो आपको अब देखो कंसिडरेशन में अगर कंसिडरेशन मनी और अदरवाइज है तो फिर ठीक है, एक्ट और फॉरबिडेंस है तो ठीक है, पर दो एक्टिविटी कंसिडरेशन में नहीं आएगी, सब्सिडी और डिपॉजिट, जब तक वो एडजस्ट नहीं होता है। देखो दोस्तों, बेसिकली देखा जाए तो अगर आपकी फ्री सप्लाई है तो जीएसटी नहीं आता है एक्सेप्ट 4 केसेस। फ्री सप्लाई होगा तो जीएसटी नहीं आता है एक्सेप्ट 4 केसेस। डन, क्लियर? चलो, क्लियर है बेटा यहां पे? अब देखो, फ्री सप्लाई यानी क्या? फ्री मतलब ये चारों एक्टिविटी नहीं है, ना मनी है, ना अदरवाइज है, ना एक्ट है, ना फॉरबिडेंस है। अगर ये चारों नहीं है मतलब वो फ्री है, फिर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है? चलो, अब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो बिजनेस की 9 एक्टिविटीज में आती होगी, जो 9 एक्टिविटीज मैंने यहां डिफाइन किया है। ओके, अगर बिजनेस की 9 एक्टिविटीज आती होगी, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो जीएसटी आएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं आएगा। यहां पे 2 एग्जांपल लेना चाहूंगा। आपने अपनी पर्सनल कार आपने यहां पे सेकेंड हैंड डीलर को बेची, तो आपको बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखना है, सप्लायर क्या बिजनेस कर रहा है क्या, या आपकी पर्सनल कार है, पर्सनल मोबाइल है और आपने सेकेंड हैंड डीलर को दिया, तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल, आपने अपनी पर्सनल ज्वेलरी बेची, ओके, तो आपके एंगल से वो बिजनेस नहीं है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। साथ साथ में ओके, बहुत सी रिलीजियस प्लेस पे प्रसादम दिया जाता है, ओके, तो ऐसे केस में अभी वे प्रसाद बांटा जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, ओके, और वो फ्री दिया जा रहा है, तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं बोला जाएगा। हमने ये कुछ एक्टिविटी देखी, इस तरह से हमने यहाँ पे क्लॉज ए कंप्लीट किया। क्लॉज ए कहता है कि कंसिडरेशन पे होगा और वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो ही जीएसटी आएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं आएगा। मेड और एग्रीड टू बी मेड। उसके बाद में एक नया क्लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्लॉज ए, एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया और वो है क्लॉज ए। ओके, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, ओके, इस पे सवाल आ सकता है। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ये सप्लाई बोला जाएगा। अब ये 7AA जो था पहले भी जीएसटी आता था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। कुछ लोगों ने यहाँ पे इतना कि भाई नहीं आता है, पुराने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ओके, जबकि जीएसटी तो 2017 से गवर्नमेंट इसके ऊपर लगा रही थी, पर अननेसेसरी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था। पर अब उन्होंने सेक्शन ही बना दिया और उस कंफ्यूजन को यहाँ खत्म कर दिया। सर ये 71AA क्या था? 71AA ध्यान से सुनो, यहां पे ये क्या है? 71AA जो है यहां, ओके, अगर आपका क्लब होगा, सोसाइटी होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, यानी एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल है, या जॉइंट वेंचर होगा, ओके, जॉइंट वेंचर बना होगा, तो अगर यहां पे क्लब अपने ही मेंबर को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को सप्लाई करता है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ही मेंबर या कॉन्स्टिट्यूएंट को सप्लाई करता है, या जॉइंट वेंचर, कम ऑन, जॉइंट वेंचर अपने ही मेंबर को कोई गुड्स देता है,
या सर्विसेज देता है, या वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा मतलब वो मेंबर को दे रहा है या मेंबर उनको दे रहा है, वाइस वर्सा है। और ये फॉर कैश होगा, आई रिपीट, ये फॉर कैश होगा, डेफर्ड पेमेंट होगा और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगा, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा। और बिजनेस के डेफिनेशन में तो आता है, ये पहले से सप्लाई माना जाता था पर अब इसको और क्लियर कर दिया है। मतलब ज्वाइंट वेंचर जेवी है, जेवी अपने मेंबर को कोई सप्लाई कर रहा है फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई माना जाएगा। क्लब अपने मेंबर को दे रहा है तो सप्लाई माना जाएगा, या मेंबर क्लब को दे रहा है तो वो सप्लाई माना जाएगा। पर ख्याल रहे, ये फॉर कंसीडरेशन होना चाहिए। ओके, अगर फ्री दिया जा रहा है, अगर क्लब अपने मेंबर को फ्री सर्विस दे रहा है तो जीएसटी नहीं आएगा। ये कैश में, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन में होगा तो उस पर जीएसटी लाया जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ, वो एक्सप्लेनेशन क्या? ओके, द पर्सन एंड इट्स मेंबर or constituent shall be deemed to a separate person and supply of activity or transaction interest shall be deemed to take place from one person to another। क्या थे? पुराने सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस थे। पुराने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ये थे, ध्यान से सुनिएगा, पुराने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ये थे यहां पे कि भाई मेंबर और क्लब या जॉइंट वेंचर और उसके मेंबर ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए अलग नहीं माने जाएंगे। पुराने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे, लेकिन जीएसटी ने वो खारिज कर दिए और यहां एक्सप्लेनेशन डाला गया कि नहीं, वो पुराने सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी बोला होगा, अब पर्सन और उसके मेंबर ये अलग माने जाएंगे, पर्सन और उसके मेंबर ये अलग माने जाएंगे, और उनमें कोई ट्रांजैक्शन होता है फॉर कंसिडरेशन तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ओके, उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये देखो, हमने क्लॉज ए देख लिया। फिर हम आते हैं 7(1)(b) में, सॉरी बेटा, फिर हम आते हैं 7(1)(b) में। अब ये 7(1)(b) क्या कहता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने बाहर से सर्विस इंपोर्ट की तो जो रिसिपिएंट है वो उसका सप्लाई माना जाएगा। बाहर से सर्विस मैंने ली तो जो रिसिपिएंट है उसका सप्लाई माना जाएगा। पर सप्लाई कब माना जाएगा? अगर वो इंपोर्ट सर्विस फॉर कंसीडरेशन होगी, ओके, तो और वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, ओके, पर आपने फॉर कंसिडरेशन लिया, आपने उसका पेमेंट किया तो उसे सप्लाई माना जाएगा। नो डाउट इससे रिलेटेड कुछ एग्जम्पशन है, वो एग्जम्पशन हम आगे देखेंगे। ओके, अगर किसी इंडिविजुअल ने पर्सनल पर्पस के लिए दिया होगा तो बाद में एग्जम्पशन दिया होगा, और बाद में एग्जम्पशन दिया हुआ है। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि अगर आपने फॉर कंसिडरेशन लिया और बिजनेस के लिए लिया हो या ना लिया हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अब मैं आपको थोड़ा एक एनालिसिस करके बता देता हूं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी थ्रू कस्टम्स एक्ट लगती है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, और वो सेक्शन 7(1)(b) में सप्लाई कहा गया है। उसके बाद में हमने ये देखा, ओके, अगर ये बिजनेस के लिए लिया होगा तो टैक्सेबल है, और बिजनेस के लिए नहीं भी लिया होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। पर आगे हम एग्जम्पशन पढ़ेंगे, अगर किसी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट या चैरिटेबल ट्रस्ट ने अदर देन बिजनेस के लिए लिया होगा तो उसको एग्जम्पशन दिया गया है, मतलब वो सप्लाई तो है पर एग्जम्पशन दिया गया है, और अदर पर्पस के लिए लिया होगा तो वो टैक्सेबल है। ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस। नीचे एक चार्ट है, ये चार्ट थोड़ा हम बाद में यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए अब आ जाइए आप सेक्शन 7(1)(c) पे। हाँ, 7(1)(c) कहता है, ओके, वैसे तो सप्लाई होने के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है। अगर कंसीडरेशन नहीं होगा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। कंसीडरेशन में 4 एक्टिविटी होना जरूरी है, मनी, अदरवाइज, एक्ट या फॉरबिडेंस, ओके, तो ही उसे सप्लाई माना जाएगा। वो तो मेन बड़ा पा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है 4 ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें फ्री भी होगा, सुनो, जिसमें फ्री भी होगा तो भी गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहती है और जीएसटी कलेक्ट करना चाहती है। पहला है परमानेंट ट्रांसफर, ध्यान सुनिएगा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। यानी अगर आपने कोई भी बिजनेस असेट, कैपिटल असेट नहीं, बिजनेस असेट में आपकी फिक्स असेट हो, कैपिटल असेट हो, या आपकी करंट असेट हो, स्टॉक हो, कोई भी असेट जो गुड्स होगा और आपने परमानेंटली किसी को फ्री दिया है और उसका आईटीसी आप ऑलरेडी ले चुके हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जिसका आईटीसी आप ऑलरेडी ले चुके हो, ओके,
तो वो अगर आपने आईटीसी लिया होगा तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो है ओके, अगर किसी को आपने फ्री दिया, विदाउट कंसिडरेशन दिया, तो जीएसटी आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने सीपीयू खरीदा है, कैमरा खरीदा है, बहुत एसी खरीदा है, बिजनेस के लिए खरीदा है, जिसके आईटीसी मैंने लिए हैं। अब मेरे पास सीपीयू कुछ पुराने हो गए हैं। अब ये जो सीपीयू मेरे पास पुराने हो गए, ध्यान से सुनना, ओके, ये सीपीयू मैं किसी को यहाँ पे डोनेट कर रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, जिसका आईटीसी मैंने लिया हुआ है, और मैंने परमानेंट किसी को डोनेट कर दिया, या परमानेंटली घर पे लेके गया, या आप कहीं पे भी लेके जाओ परमानेंटली, बस बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने ओके, आपकी कैपिटल असेट हो, मशीनरी हो, आपकी करंट असेट हो, स्टॉक हो, जिसके आईटीसी लिए, और वो आपने फ्री दे दी, समझ लो आपने अपने स्टॉक का कोई गुड्स बालाजी को दे दिया फ्री, कोई ओके यहाँ पे रिलीजियस प्लेस पे फ्री दे दिया, जिसके आईटीसी लिए है, तो गवर्नमेंट कहते हैं वो सप्लाई माना जाएगा, और वो सप्लाई माना जाएगा, और वो जो आपने फ्री दिया उसके ऊपर जीएसटी निकाला जाएगा। उसका जीएसटी का वैल्यू एज पर रूल होगा। ओके, तो आप इंटर लेवल पे हो तो रूल आपको अप्लीकेबल नहीं है, फाइनल लेवल पे हो तो रूल तो हम देखेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू पे जीएसटी आएगा। नाउ दूसरा सवाल, सर अगर हमने आईटीसी नहीं लिए होगे, अगर आपने आईटीसी नहीं लिए होगे तो फिर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, मोटर व्हीकल, अगर आईटीसी चैप्टर याद आता है तो मोटर व्हीकल के क्रेडिट, जैसे कार हो तो कार के क्रेडिट आपको नहीं मिलते हैं। ओके, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर उससे ज्यादा हो तो वो केस में आपको जो है ओके यहाँ पे क्रेडिट मिलते हैं, अदरवाइज नॉट। ओके, तो अब अगर आपने कार के क्रेडिट लिए ही नहीं है और कार किसी को फ्री दे दिया आपने, ओके, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, तो वो सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो आपके ऊपर कोई सप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि आपने आईटीसी नहीं लिए। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को सप्लाई तभी कहना है जब आईटीसी लिया हो। ठीक है, आईटीसी नहीं लिया हो तो कुछ भी करो, ओके, आपको कहाँ वो फेंकना है, कहाँ डुबोना है वो करो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ आईटीसी लिया कि नहीं लिया इतना बता दो। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पैरा देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आप डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होते हो और कोई भी गुड्स डीडीपी में जाता है, ओके, फ्री जाता है, स्टॉक ट्रांसफर होता है, सर्विस फ्री जाती है, तो वो सप्लाई माना जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा। दूसरा, रिलेटेड पर्सन में भी फ्री जाता है तो उस पर आईटीसी लगाया जाएगा। अब रिलेटेड पर्सन यानी क्या? रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन नीचे दी है, क्या ये एग्जाम में आएगी क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन आएगी, पर यह आ सकता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो विदाउट कंसिडरेशन है पर सप्लाई बोला जाएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे, तो रिलेटेड पर्सन, अच्छा एक पहले तो ये बता दूं सर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन? रिलेटेड पर्सन मतलब सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पैन, बट रिलेटेड है, वो अलग एंटिटी है, जैसे सब्सिडरी कंपनी अलग एंटिटी है, पर हम ये फैक्टर की वजह से रिलेटेड है। और डीडीपी यानी क्या? हमारी ब्रांच, वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, सेपरेट पैन नहीं है, वो सेम पैन में हमारी ब्रांच है, सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो उसे कहा जाता है डीडीपी। ठीक है, तो चलिए अब ये रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ले लेता हूं। ओके, सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स इन वन अनदर्स बिजनेस, मतलब दो कंपनी है जिसमें कॉमन डायरेक्टर्स है या ऑफिसर्स है, वो रिलेटेड माने जाएंगे। उसके बाद में लीगली रिकॉग्नाइज एज ए पार्टनर, मतलब क्या कि भाई दो एंटिटी है, समझ लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ओके, ये पार्टनर्स है और ये जो है एक में सप्लाई, ये पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं और ये एक में सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो रिलेटेड माने जाएंगे। ये समझ लो दो एकेडमी है, वी स्मार्ट एकेडमी और ओके यहाँ पे दूसरी एकेडमी ले लो, ओके कोई एक्सपर्ट एकेडमी, ओके, तो वी स्मार्ट एकेडमी और एक्सपर्ट एकेडमी है, ये पार्टनरशिप में कोई वेंचर चला रहे हैं। अब वेंचर चला रहे हैं और इन दोनों में कोई सप्लाई हो गया तो रिलेटेड पार्टी सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ओके, हाँ बेटा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये रिलेटेड माना जाएगा। उसके बाद में एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन, कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर आउटस्टैंडिंग स्टॉक इन बोथ ऑफ देम, मतलब समझ लो ओके, यहाँ पे दो एंटिटी है, ओके, ए लिमिटेड समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी और दूसरा कोई एंटिटी है यहाँ पे XYZ एकेडमी। अब इसमें तीसरे एकेडमी ने, ओके, बायजू ने, तो बायजू ने दोनों में 25% स्टेक होल्ड करके रखा है,
वी स्मार्ट में भी और कोई XYZ में, तो तीसरे ने होल्ड करके रखा है। तो 25% और उससे ज़्यादा शेयर अगर होल्ड करके रख रहा है तो हम दो रिलेटेड बन जाएंगे, यानी हमारे में कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई हुआ तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा। उसके बाद में वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर होल्डिंग सब्सिडरी। ओके, बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। ओके, कोई तीसरा पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है तो रिलेटेड माना जाएगा। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, रिलेटेड माना जाएगा। और लास्ट वाला क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ये इस पर आपको केस स्टडी आ सकती है। मेंबर ऑफ सेम फैमिली, हाँ ये थोड़ा अच्छे समझ लो। मेंबर ऑफ सेम फैमिली, और फैमिली यानी क्या, स्पाउस और चिल्ड्रन, ये ऑलवेज आपके रिलेटेड माने जाएंगे। स्पाउस और चिल्ड्रन ये आपके रिलेटेड माने जाएंगे, फैमिली मेंबर माना जाएगा। लेकिन पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, और वो डिपेंडेंट हो गए तो ही रिलेटेड, वो डिपेंडेंट हो गए तो ही रिलेटेड। अगर वो डिपेंडेंट नहीं हो गए तो रिलेटेड नहीं माने जाएंगे। एक बार फिर से, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सॉरी, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट हो या ना हो, ऑलवेज रिलेटेड। लेकिन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर्स, ये रिलेटेड तभी माने जाएंगे अगर वो यहां पे डिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट हो तो ही रिलेटेड माने जाएंगे। डन। चलिए अब मैं आपको एक स्पेशल प्रोविजन जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, और वो क्या, ओके, वो ये है, प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट अप टू ₹50,000, कितने अमाउंट तक, 50,000 तक। ओके, गिफ्ट अप टू ₹50,000 इन अ वैल्यू in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply। अब ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। क्या हुआ, रिलेटेड के डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सप्लाई माना गया, सॉरी रिलेटेड माना गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। इसलिए बहुत सी बार जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, तो वो फ्री दे दिया, फ्री दे दिया, रिलेटेड है तो सप्लाई मान लिया जाता है, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। समझ लो मैं अपने एम्प्लॉय पे बहुत खुश हूँ, या पुराने ज़माने में राजा लोग, और कि कोई अब अच्छी खबर आई कि भाई आपको बेटा हुआ है, वो गले का हार निकाल के फ्री दे रहा है, गले का हार निकाल के अपने एम्प्लॉय को फ्री दे रहा है, तो क्या था कि फ्री दिया कि जीएसटी आ जाएगा। लेकिन ओके, गवर्नमेंट ने आपको एक रियायत दी है, अगर ये फ्री का वैल्यू अप टू 50,000 है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में फ्री का वैल्यू अप टू 50,000 है और पूरे साल का मिला के 50,000 है, तो वो सिचुएशन में 50,000 तक पूरे साल भर में आपने पर एम्प्लॉय 50,000 तक फ्री गिफ्ट दिया होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 50 नहीं होगी, 80,000 बनती है पर एम्प्लॉय, अगर वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो गई तो टोटल वैल्यू पे एम्प्लॉयर को जीएसटी देना पड़ेगा, क्यों ना उसने वो गिफ्ट फ्री दिया होगा, टोटल वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा। इसके ऊपर केस स्टडी आएगी आपको, ठीक है। अब ख्याल रहे, कैश में दिया तो उस पे जीएसटी नहीं, गिफ्ट बोला है, आप कैश में दो आपको तो उसके, कैश मतलब मनी हो गया, मनी पे जीएसटी नहीं आता है। लेकिन अगर आपने काइंड पे दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा दोस्तों। चलिए ये हमारा हुआ रिगार्डिंग टू यहां पे सेकंड पैरा। थर्ड पैरा, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। अब देखो आपका कंसाइनमेंट एजेंट है और प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया, जो एजेंट आगे प्रिंसिपल के बिहाफ पे भेज रहा है, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को जो स्टॉक ट्रांसफर किया है, क्या वो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा क्या, क्योंकि ये भी तो फ्री दिया है विदाउट कंसिडरेशन। तो यहां पे एक सर्कुलर कहता है, अगर एजेंट अपना ओन इनवॉइस बनाता है आगे, यानी जब एजेंट आगे बेचेगा और वो अपना ओन इनवॉइस बनाएगा तो ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी आएगा, क्यों ना ये विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन सप्लाई माना जाएगा। तो प्रिंसिपल टू एजेंट का स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आगे जो एजेंट कंसाइनमेंट एजेंट है आगे बेचते वक्त इनवॉइस कैसा बना रहा है। अगर वो अपना खुद का इनवॉइस बना रहा है तो फिर ये सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा। अगर वो आगे खुद का इनवॉइस नहीं बना रहा है, मतलब वो प्रिंसिपल का ही इनवॉइस बना रहा है, तो फिर ये स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, फिर ये इस पे स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा। डन बेटा। चलिए ओके, उसके बाद में बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, by an agent to his principal where agent undertake to receive such goods on the behalf of principal।
अगर एजेंट, बहुत से बार बाइंग एजेंट्स होते हैं जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे खरीदते हैं, और एजेंट खरीद के प्रिंसिपल को देते हैं, बाइंग एजेंट होते हैं, एजेंट खरीद के प्रिंसिपल को देते हैं। ये भी स्टॉक ट्रांसफर जो है, अगर एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है तो ही जीएसटी आएगा। तो प्रिंसिपल और एजेंट के केस में ओके स्टॉक ट्रांसफर होता है तो जीएसटी कब आएगा, डिपेंड्स ऑन हाउ एजेंट इशूइंग द इनवॉइस। अगर एजेंट खुद का इनवॉइस बनाता है तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी है। अगर एजेंट खुद का इनवॉइस नहीं बनाता है, इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे है, तो वो केस में सप्लाई नहीं बोला जाएगा। डन। और उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। ये अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और विदाउट कंसिडरेशन है। चलो पढ़ लेते हैं। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की रिलेटेड पर्सन से या ओन एस्टेब्लिशमेंट से और बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया, तो वो फिर इवन दो फ्री आई होगी, ओके वो सप्लाई माना जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस और ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस और ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब देखो, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की होगी, किसी से भी की होगी, वो रिलेटेड हो नॉन रिलेटेड हो, किसी से भी किया होगा, अगर उसमें कंसिडरेशन है, अगर उसमें कंसिडरेशन है तो जीएसटी आ गया, फिर वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। एक बार फिर से, आपने सर्विस किसी से भी इंपोर्ट की होगी और वो फॉर कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आ जाएगा, वो सप्लाई मान लिया जाएगा, ओके, और वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की, अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट की और उसमें कंसिडरेशन नहीं है, फ्री आया है, अगर सर्विस आपने फ्री ली होगी तो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे वैसे तो सप्लाई नहीं, नो जीएसटी। लेकिन अगर आपने वो रिलेटेड से लिया होगा या अपने ओन एस्टेब्लिशमेंट, अपनी डीडीपी से सर्विस ली होगी और बिजनेस के लिए ली होगी, तीनों कंडीशन बिजनेस के लिए ली होगी, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके जीएसटी आएगा। लेट्स टेक एग्जांपल। भाई यूएस में आर्किटेक्ट है और वो आर्किटेक्ट से मैं अपना इंडिया में ऑफिस डिजाइन करने का सर्विस ले रहा हूं, जिसके मैं फीस दे रहा हूं। तो मैंने सर्विस आर्किटेक्ट सर्विस इंपोर्ट की, फीस दे रहा हूं मतलब कंसिडरेशन पे है। अब मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूं तो जीएसटी ओके सप्लाई माना जाएगा और मुझे रिवर्स चार्ज में जीएसटी आएगा। चलो अगर यूएस में आर्किटेक्ट है और मैंने अपने पर्सनल बंगलो के लिए लिया होगा, पर्सनल बंगलो के लिए लिया जिसका फीस दिया है, तो मैंने सर्विस इंपोर्ट की, कंसिडरेशन है, और मैं बिजनेस के लिए ना भी लूं तो भी सप्लाई बोला जाएगा। लेकिन उसको फिलहाल एग्जम्पशन है। अगर आप इंडिविजुअल पर्सनल पर्पस के लिए लेते हो तो फिलहाल उसको एग्जम्पशन है, लेकिन वो सप्लाई तो बोला जाएगा। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो कि अगर किसी ने सर्विस इंपोर्ट की फॉर कंसिडरेशन पर्सनल पर्पस के लिए और वो इंडिविजुअल होगा, इट्स अ सप्लाई बट एग्जम्प्टेड, इट्स अ सप्लाई बट एग्जम्प्टेड। नाउ नेक्स्ट, मैंने मेरा ब्रदर आर्किटेक्ट है यूएस में, और ब्रदर से सर्विस ली, ध्यान सुनना, ब्रदर से सर्विस इंपोर्ट की मैंने आर्किटेक्ट सर्विस, और वो आर्किटेक्ट सर्विस ब्रदर जो डिपेंडेंट है, मेरे पे डिपेंडेंट है ब्रदर, तो मतलब डिपेंडेंट है मतलब रिलेटेड हो गया। ओके, वो अभी सीख रहा है, पैसा मैं भेज रहा हूं, डिपेंडेंट है, पर उससे मैंने सर्विस ली, और वो सर्विस जो मैंने ली आर्किटेक्ट सर्विस, ओके, मैंने फ्री लिया है। तो सबसे पहले फ्री लिया है, रिलेटेड से लिया है, और मैंने अगर अपने बिजनेस के लिए लिया होगा, बिजनेस के लिए लिया होगा तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने पर्सनल पर्पस के लिए लिया होगा तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, ओके, इंपोर्ट सर्विस में फ्री लिया है तो जीएसटी तभी आएगा अगर आपने रिलेटेड से लिया हो या आपके ओन एस्टेब्लिशमेंट से लिया हो और बिजनेस के लिए लिया हो। तो बेटा मैंने एक चार्ट बनाया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कंसिडरेशन होगा तो बिजनेस के लिए हो या ना हो। कंसिडरेशन है ना, सप्लाई है, ओके, सप्लाई 7(1) में। हाँ, कंसिडरेशन नहीं है और रिलेटेड से लिया है या हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया है और बिजनेस के लिए लिया हो तो ही सप्लाई। अगर वो फ्री सर्विस है और रिलेटेड से नहीं लिया हो तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इस तरह से हमने यहां पे ये बेटा कंप्लीट किया 7(1)(c). ओके, तो ये पहला चार्ट कंप्लीट किया, मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने यहां पे कंप्लीट किया है।
चलो बेटा, आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। मैं आपका पूरा रिवीजन का सिलेबस कवर करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं पूरा सब कुछ कवर करूंगा, ठीक है। आई होप आपने ये रिवीजन एंजॉय किया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो यस बेटा, ओके। आप, मुझे कैसे पता चलेगा आपको ये रिवीजन अच्छा लगा? तो एक ही हमारा तरीका है, आप लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन भी देखेंगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ प्रेस्टीज में है, तो यहाँ ओके, कल भी मेरा लाइव वर्चुअल स्टूडियो में ही होगा, तो आप प्रेस्टीज में आकर भी देख सकते हो, या आप मुझे मोबाइल पे भी देख सकते हो। दूसरा, कल भी हमारा सेशन रहेगा, संडे होगा तो भी हमारा सेशन रहेगा। अब तो हमें सिर्फ पढ़ना है, 7:30 को हमारा सेशन स्टार्ट होगा, कल भी हमारा सेशन रहेगा, ठीक है। कल हम पूरा ये सप्लाई टॉपिक खत्म करेंगे, और साथ साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अगर हो सके, टाइम मिला तो हम आरसीएम भी देखेंगे। नेक्स्ट, ओके, आपके लॉगिन में मैंने पीडीएफ और गूगल ड्राइव लिंक तो अपलोड कर दी है। मैं एक बार चेक करता हूँ कि वो क्यों नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ पे पर लॉगिन में मैंने अपलोड तो किया हुआ है, ठीक है। एक बार चेक करता हूँ, नहीं तो मैं अभी इमीडिएटली उसको अपलोड कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं फाइनल का रिवीजन कब आएगा, तो उससे रिलेटेड आज मैं अनाउंसमेंट दूंगा कि फाइनल का रिवीजन हमारा कैसा होगा, और उससे रिलेटेड कंप्लीट अनाउंसमेंट आज दोपहर तक आ जाएगी। ओके, आप कनेक्टेड रहिएगा मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल से, थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहां बता दूं कि अब आपका लॉ का रिवीजन होगा, बहुत अच्छा रिवीजन है, मैं आपको एश्योर्ड करता हूं। ओके, जो सीए शुभम सिंगल सर, कल उन्होंने पहला लेक्चर लिया, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत खुश हुए। ओके, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जरूर देखिएगा लॉ का रिवीजन। और एक बहुत अच्छी बात, आज अकाउंट का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, सीए जय चावला सर का। बॉस, आज का पहला लेक्चर करके देखना, आप समझ जाओगे कि भाई अकाउंट को कैसे रिवाइज किया जा सकता है और कितना अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। तो वो यहाँ पे अकाउंट का रिवीजन होगा, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 11:15 का टाइम है, आपने चेक कर लेना। ओके, तो वो भी वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे रहेगा, मिस मत करना। ओके, आपका वो भी रिवीजन कंटिन्यू होगा। नाउ नेक्स्ट बेटा, मैं आपको एक बात कह दूं यहाँ पे कि जो डीटी का रिवीजन करना चाहते हैं, तो डीटी का रिवीजन बहुत अच्छा रिवीजन किया है भंवर बोराना सर ने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका प्लेलिस्ट दिया है रिवीजन का। ओके, उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड सेशन है, क्योंकि आपको वही फाइनेंस एक्ट अप्लीकेबल है नवंबर एग्जाम के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा रिवीजन किया है, तो वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। ओके, अगर आपको डीटी का भी रिवीजन करना है, ठीक है। मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे फाइनल में, ओके, इंडिया में आज सबसे टॉप फैकल्टी जो है वो भंवर बोराना सर है। तो अगर आपकी ट्यूनिंग उनके साथ अभी से मैच हो गई तो फाइनल में डेफिनेटली बेटा, क्योंकि जिसके पास फाइनल करना है तो अभी से ट्यून मैच कर लो, तो आप उनका लेक्चर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी रिवीजन जो बैच है उसका ओके प्लेलिस्ट दिया हुआ है। चलो दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पे हमारा आईडीटी का है। अब लॉ का और अकाउंट का आपको रिवीजन करना है। इसी तरह से हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और आपको मजा भी आएगा, और आपका कॉन्फिडेंस हम सुपर 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 बूस्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं, अभी ग्रुप 1 का ही रिवीजन है बेटा। एडवांस अकाउंट का रिवीजन आपको जय सर बताएंगे, शायद उनके रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे तो जय सर बताएंगे, ठीक है। विजय सर का रिवीजन मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उनका शेड्यूल नहीं आया है, तो आप प्लीज़ उनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा। शायद हो भी सकता है, एक बार बात कर लीजिएगा। ओके, विजय सर बेटा वी स्मार्ट में ऑनलाइन में है, फेस टू फेस में अभी वी स्मार्ट में नहीं है, ऑनलाइन में विजय सर है, ठीक है। चलो, तो यहां सेशन खत्म करते हैं, लॉ का सेशन इसके बाद कंटिन्यू होगा। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। डन, मिलते हैं कल 7:30। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।